छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आपको बता दें रायपुर आ गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और ऐसे में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब जो निर्णय होता है वो सही होता है। डिप्टी सीएम नाम के लिए आज हूं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मैं हमेशा सभी को साथ लेकर चला हूं, चलता रहूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 2023 में कांग्रेस सामूहिक लड़ाई लड़ेगी। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बदलाव हुआ है। डिप्टी सीएम का पद टीएस सिंहदेव को सौंपा गया और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है। टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम, पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। रायपुर जब वो पहुंचे तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस अब सामूहिक लड़ाई लड़ेगी। चक्के भी है और स्टेपनी भी है, हमारी गाड़ी अच्छी चल रही है। एक बार फिर से उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल टीएस सिंहदेव को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में काफी चर्चाएं हो रही थी कि क्या किसी प्रकार की नाराजगी है, क्योंकि बीच बीच में उनके इस तरह से बयान सामने आ रहे थे जिसके बाद इन अटकलों को बल मिला कि शायद वो नाराज है। बीच में उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव में अपने भविष्य को लेकर फैसला लेने वाला हूं, फैसला लूंगा। इस तरह की बातें भी उनकी ओर से कही गई। लेकिन कल इन सबसे इतर अगर देखें तो कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई और शाम होते होते एक बड़ा फैसला टीएस सिंहदेव के लिए लिया गया कि वो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम होंगे और 2023 में कांग्रेस सामूहिक लड़ाई लड़ेगी। जानकारी आपको ये भी दे दें कि 2022 में ही ये बताया जा रहा था कि टीएस सिंहदेव नाराज हैं और क्योंकि उन्होंने पंचायत मंत्रालय से भी इस्तीफा दे दिया था, वो विभाग भी उन्होंने छोड़ दिया था, जिसके बाद इन अटकलों को और ज्यादा बल मिला। स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा अभी तक वो संभाल रहे हैं, लेकिन अब वो डिप्टी सीएम का पद भी संभालने वाले हैं। डायरेक्ट डिप्टी सीएम को कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। एक प्रोटोकॉल मिलता है, एक पद नाम मिलता है कि आप डिप्टी सीएम हैं। जिम्मेदारी तो मंत्री के रूप के जो विभागों की है वही प्रमुख रहती है और उसके अतिरिक्त बड़ी जिम्मेदारी ये महसूस होती है कि एक भाई के रूप में सबको साथ लेके चलना। हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला के हैं, ब्लॉक के हैं, पोलिंग बूथ के हैं, पंचायती राज प्रतिनिधि हैं, नगरीय निकाय के प्रतिनिधि हैं। बहुत बड़ा परिवार कांग्रेस का है, तो जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेके चलना दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उन्हें बधाई दी। लेकिन देखिए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को आपने सुना, जब वो रायपुर लौटे वापस तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सभी को साथ में लेकर चलना है। ये बड़ी जिम्मेदारी है और इसे हमें निभाना होगा। और आपको जरा टीएस सिंहदेव के बारे में भी बता देते हैं। सरगुजा के शाही परिवार से वो आते हैं और सबसे अमीर विधायकों में उनकी गिनती होती है। इसके साथ ही आपको बता दें राजनीतिक करियर उनका नगर परिषद अंबिकापुर से उन्होंने शुरुआत की 1983 से 88, 1995, 1999 में वो यहाँ के अध्यक्ष भी रहे। 2008 में सरगुजा से विधायक चुने गए। 2013 और 18 में जीतकर एक बार फिर से विधायक बने। 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक दल के नेता वो चुने गए थे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। इसके साथ ही 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब पंचायत मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा उन्हें सौंपा गया। और चलिए आज इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। देवलाल ठाकुर जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही शशि भगत जी कांग्रेस नेता और साथ ही हमारे सहयोगी संवाददाता कुलेश्वर पांडे इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दोनों मेहमानों का रुख करूं, इसके पहले कुलेश्वर मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए तमाम चर्चाएं हो रही थी, डिप्टी सीएम का पद टीएस सिंहदेव को सौंप दिया गया, लेकिन जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी कुछ होती नहीं है, लेकिन हमें सभी को साथ में लेकर चलना है। यानी कि वो जानते हैं कि कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा है, लेकिन फिर भी मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा। देखिए टीएस सिंहदेव जो है काफी सीनियर नेता हैं। जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने 2018 में तैयार किया था उसमें भी एक अहम किरदार जो है टीएस सिंहदेव का रहा था। जिस तरह से ढाई साल का चर्चाओं को लेकर नाराजगी बार बार सामने टीएस सिंहदेव की आती गई, कई मंच पे उन्होंने खुलकर बयान दिया और कहीं ना कहीं वो नाराज भी नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने एक पद पंचायत विभाग को भी इस्तीफा दे दिया, वो पद भी छोड़ दिया, तो नाराजगी थी। लेकिन ठीक है, जब से प्रभारी कुमारी सैलजा ने पद संभाला छत्तीसगढ़ का, उनका प्रयास यही रहा कि सब एकजुट हो, क्योंकि चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी रहती है उसको फायदा होता है। एकजुटता के साथ चलने का संदेश जो है दिया गया और वही एकजुटता जो है वो दिखाकर जिस तरह से दिल्ली में बड़ी बैठक हुई।
बैठक के बाद कुमारी सैलजा जो प्रेस वार्ता करती है, प्रेस वार्ता में भी सामान्य बात ही बताती है जो बैठक के अंदर चर्चा होता है। लेकिन ठीक देर रात जो है एक लेटर जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रहेंगे। निश्चित तौर पे आज टीएस सिंहदेव से हमने बात की, वो खुश तो है, लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि 70 साल हो गया, 70 साल से कांग्रेस के एक सिपाही की तरह मैं काम कर रहा हूँ। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कांग्रेस पार्टी को इसी तरह मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन हमें सबको मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम 2023 में फतेह कर सकते हैं, क्योंकि 75 का लक्ष्य इस समय कांग्रेस ने तय किया है। और निश्चित तौर पे बीजेपी भले ही ये बदलाव को अलग मोड़ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस जो इस समय उत्साहित है। अभी हमने मोहन मरकाम से ये बात की, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व बदलाव करती है और निर्णय लेती है, ये भी 2023 चुनाव के एक रणनीति का हिस्सा है। तो अब देखना होगा इस बदलाव से कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में कितना फायदा मिलता है। बिल्कुल कुलेश्वर, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए ये वही टीएस सिंहदेव हैं, सीनियर लीडर हैं छत्तीसगढ़ के, और अभी ये कह रहे हैं कि हमें सभी को एक साथ लेकर चुनाव में उतरना है। लेकिन कुछ समय पहले तक इन्हीं की तरफ से नाराजगी वाले बयान सामने आ रहे थे और ये कह रहे थे कि चुनाव से पहले अब मैं अपने भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता हूं। तो उस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। बने रहेगा कुलेश्वर, हमारे साथ दोनों राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, देवलाल ठाकुर जी और शशि भगत जी। शशि जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और आप दोनों का स्वागत करते हुए सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, सर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिप्टी सीएम का पद आपको सौंपना पड़ा? देखिए, मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है कि वो किसको रखे किसको न रखे। डिप्टी सीएम की बात के लिए तो पहले भी ऑफर कर लिया था जी, उन्होंने बात भी रखी और कैबिनेट में मंत्री भी रहे। सम्मानित मंत्री होने के नाते, सीनियर मंत्री होने के नाते उन्होंने अच्छा काम भी किया और ये स्वाभाविक है, इसको कोई परंतु की तरह लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। समय समय पर इस तरह के निर्णय और रिफॉर्म होते रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन इसी को तो लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है ना कि जब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है तो फिर हाईकमान की ओर से पत्र क्यों जारी किया गया? हाईकमान को क्यों निर्णय लेना पड़ा? देखिए, हाईकमान जो निर्णय लेता है उसको हम लोग सब पालन करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के गठन के पहले, मुख्यमंत्री जी बनने के पहले का हो या बाद का हो। हमारे यहाँ एक स्वाभाविक सांगठनिक प्रक्रिया है जिसमें सारे निर्णय लगभग आला कमान के ऊपर अंतिम निर्णय के लिए छोड़ा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि कार्यालय दिल्ली में है और नागपुर से निर्णय होता है, जहाँ की कभी भी कोई भी देश का झंडा लगाने में बरसों लग जाता है आजादी के बाद। ये सारी चीजें होती है। भारतीय जनता पार्टी को का काम है तोहमत लगाना। हम इस बात से उनको तोहमत लगा के वो लोग खुश है। ठीक है, हम तो अपना काम कर रहे हैं और 2023 हमारा टारगेट है और फतह हासिल करना जनता के हाथ में है। उनका विश्वास हम जीत चुके हैं और ये अब आने वाले समय ही बताएगा कि हम दोबारा काबिज होने वाले हैं। इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथियों को सता रही है, इसलिए बयान ठीक है। जवाब ले लेते हैं शशि भगत जी, जवाब ले लेते हैं देवलाल ठाकुर जी से। देवलाल ठाकुर जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, लेकिन उसके पहले जो डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट की है 2 लाइन, वो उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सर, डूबने लगी कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी है पतवार आधी दूसरे के हाथ में। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार या उनकी पतवार डूबने वाली है तो दूसरों के हाथों में जिम्मेदारी सौंप दी गई? जी, जो सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हो, जो कोयला घोटाला कर दे, गरीबों का चावल निकल जाए, गरीबों का आवास निकल जाए, होनहार बच्चे, किसान मजदूर के बच्चों का नौकरियां निकल जाए, पीएससी जैसे पदों में भ्रष्टाचार कर दे, कि नाव तो डूबने ही वाली रहेगी ना। और बात आती है टीएस सिंहदेव की। आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा कि जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव स्वयं मान रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद के कोई मेरे लिए मायने नहीं है, उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद होता ही नहीं, जो मंत्रालय मिला है उसी से काम करना है। वो स्वयं मान रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा को बाबा बना दिया, कांग्रेस ने बाबा को बाबा बना दिया। वो स्वयं मान रहे हैं कि अब हम सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मतलब पहले जो भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है या कांग्रेस बिखरी हुई है, उसको प्रमाणित किया आज टीएस सिंहदेव ने कि भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं बोल रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने के साथ साथ जो रॉयल्टी के बंटवारे में इनके अंदर जो बिखराव चल रहे हैं, एक तरफ मोहन मरकाम जी महामंत्री की नियुक्ति करते हैं, उनके प्रभारी दूसरी महामंत्री की नियुक्ति कर देते हैं, तो अध्यक्ष कौन है ये पता नहीं चल पाता। और कांग्रेस में लेकिन
सर देवलाल जी, आप कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी हमने 2018 में यही देखा था, काफी जोर शोर से उंगली उठाई गई थी, लेकिन देखिए क्या हुआ। बहुमत के साथ सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बना ली। इस बार तो 75+ का नारा है और यहाँ बीजेपी पर तो लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास चेहरा ही नहीं है। तभी तो बाहर से आला नेताओं को बुलाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने की बात बार बार आपके ही नेताओं की ओर से कही गई है, तो ऐसे में अपनी पार्टी को भी तो देखना जरूरी है ना सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को मैं साफ कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता कब प्रदेश का चेहरा बन जाएगा ये पता नहीं चल पाता। भारतीय जनता पार्टी कार्यों और दायित्वों के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को ऊपर लाती है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। अभी आपने भोपाल में देखा होगा कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने संगठन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जो इधर बैठे हैं वो नेता नहीं है, हमारे जो नेता हैं वो तो बूथ में है, वही हमारे लिए सबसे बड़े नेता हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधन ठीक है, जवाब लेते थे शशि भगत जी। भ्रष्टाचार में चाहे वो नान घोटाला कार्यकर्ता है वही हमारे नेता है। ठीक है, देवलाल जी, ठीक है देवलाल जी, जवाब ले लेते सर। एक सेकंड रुक जाइए सर, जवाब ले लेते देवलाल जी, रुक जाइए सर, जवाब ले लेते शशि भगत जी। ठीक है जी, शशि भगत जी अपनी बात पूरी करिए। अब नान घोटाले के किंग डॉक्टर रमन सिंह साहब पनामा जैसे घोटाला कर रखे हैं, इसका ही वाक का घोटाला है छत्तीसगढ़। अरे आपके लोग अभी अंदर है जेल में, कांग्रेस के लोग अंदर है, आपके अधिकारी अंदर है। आप चूड़ी पहन लिए हो, घोटालों की बात कर रहे हो, आपकी सरकार है, आप घोटाले को रोक। अगर घोटाला हुआ तो आपकी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे इस देश में जब कांग्रेस की सरकार रही है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, इस देश को लूटने का काम, आपने पूरी अपनी बात रखी सर, आपको प्रॉपर टाइम मैंने दिया। अभी आपने सवाल उठाए तो शशि जी का जवाब भी सुन लीजिए। शशि जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए सर। अडानी के मसले पे आप देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपया वो किसका है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं देते हैं? ये मोदी जी तो मौनी बाबा बने हुए, आज तक मन की बात करते हैं, प्रेस के साथियों को संबोधित आज तक नहीं किए, वो प्रेस से डरते हैं। ये सारी चीजों को हिंदुस्तान की जनता जानती है, इसको समझने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी धर्मांतरण की बात करते हैं। क्या कंस का हिंदू राष्ट्र नहीं था? क्या रावण का हिंदू राष्ट्र नहीं था? सर सिंहदेव की बात करिए ना शशि भगत जी, आप कहाँ केंद्र के मुद्दों पर जा रहे हैं सर? आप कहाँ केंद्र के मुद्दों पर जा रहे हैं? अभी छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, तो हम उस पर चर्चा कर लेते ना सर। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए, सिंहदेव जी एक बहुत ही सीनियर और मैच्योर लीडर हैं, उनके अनुभव का लाभ पहले से मिलता रहा है। सर टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं शशि भगत जी। चुनाव में केवल 5 महीने बचे हैं, बैठक हो रही है लगातार, आप लोग भी मंथन कर रहे होंगे दावेदारों को लेकर के, कौन उम्मीदवार होगा, इस बार किसे चुनाव में उतारा जाए। और ये जो टाइमिंग है ना, 4 महीने पहले की और आपने उन्हें डिप्टी सीएम का पद सौंपा है। देखिए इस बात को शायद वो भी भानते होंगे, तभी तो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद कुछ नहीं होता है, केवल जिम्मेदारी उसे निभानी है। मुझे क्यों आके टाइमिंग पर सवाल निभानी है और डिप्टी सीएम का पद भी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है और पूरे 5 वर्ष के लिए दिया है, चाहे 5 महीना शेष हो, चाहे खत्म होने वाला है भगत, खत्म होने वाला है 5 वर्ष। देखिए ज्यादा दिन नहीं है आपके अहंकार के, मुंगेरी लाल के सपने में देखने में श्री देवलाल जी आपके अहंकार की ज्यादा दिन नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को और ज्यादा दिन नहीं लूट सकते आप। ठीक है, आखिरी सवाल देवलाल ठाकुर जी, कांग्रेस तो 75 पार का नारा रख रही है, बीजेपी कितना पार करने वाली है? जल्दी से सर, देखिए कांग्रेस का जो अहंकार है वो डूबने वाला है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को ये लोग लूट रहे हैं, उनके राशन को खाया, कोयले में घोटाला किया। सर कितना टारगेट बीजेपी का? देवलाल ठाकुर जी कितने प्लस का आंकड़ा रख रहे हैं? कांग्रेस इस बार 75+ बोल रही है, बीजेपी का क्या नारा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने 90 सीटों में जीतने का काम कर रही है, लेकिन इस पूरे लोकतंत्र की मंदिर में जनता भगवान होता है।
ठीक वो है। जिनको जितना जनादेश देते उतना ही मिलता है। इस बात ठीक है, तो को फिर सारे जनता दलों पर ही को छोड़ याद दीजिए रखना सर, चाहिए। जनता पर ही छोड़ और दीजिए। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी 75 सरकार पार बना का रही नारा है। लेकर चल रही है, बीजेपी कह रही है कि हम तो 90 सीटों पर ही जीत दर्ज करेंगे। तो फिर 4 महीने शेष है, 4 महीने बाद देखेंगे आप और हम एक बार फिर से बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आज के दिन को याद रखेंगे कि आपने कहा था कि 90 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस 75 पार का नारा लेकर चल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका दोनों का ही, देवलाल ठाकुर जी, शशि भगत जी और कुलेश्वर हमारे साथ जुड़े थे। आपका भी बहुत शुक्रिया कुलेश्वर। लेकिन एक नया बदलाव, एक बड़ा बदलाव चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने। विधानसभा चुनाव के ठीक 4 महीना पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया गया। हमारे साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, इनसे बात करेंगे। कल बड़ी बैठक होती है दिल्ली में, तमाम नेता रहते हैं, ये आवश्यकता थी क्या बदलाव की अभी? और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिशन 2023, मिशन 2024 को लेकर एक वृहद कार्य योजना बनी है। हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे मुकाबला दे सकेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और उसी पे हम लोग आगे काम कर रहे हैं। ये जो बदलाव हुआ है, क्या ये भी 2023 की रणनीति का एक हिस्सा है? नहीं, देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब, पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब और टीएस सिंहदेव साहब की जुगल जोड़ी, हम जो जोड़ी कारण हम कह सकते हैं 2018 में चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। आने वाले दिनों में भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता एकजुटता के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और हम सरकार बनाने में सफल हैं। राजनीति को बहुत करीब से देखें आप बहुत लंबे समय से, डिप्टी सीएम वाला पद कभी छत्तीसगढ़ में रहा नहीं है, इतिहास में पहली बार डिप्टी सीएम बनाया गया। देखिए, समय समय पर पार्टी निर्णय लेती है, कहाँ किसकी आवश्यकता होती है उसका निर्णय लेती है, तो पार्टी का जो निर्णय होता है हम सबको सिरोधार्य है।